सबसे पहले आपको बता दें कि 2 रियासतों में कल होने वाली वोटिंग को लेकर इंतजामिया ने सारी तैयारियां पूरी कर लेने का दावा किया है। वोटिंग से एक दिन पहले ही पोलिंग पार्टियां सख्त हिफाजती घेरे में अपने बूथों के लिए रवाना हो चुकी हैं। वोटिंग को लेकर इंतजामिया काफी मुहतात नजर आ रहा है। पूरे हालात पर नजर रखने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कई टीमों की तश्कील की है। कल राजस्थान के साथ साथ तेलंगाना में भी वोट डाले जाने हैं, जहां 119 असेंबली सीटों पर होने वाले इंतखाबात में तशहीरी मुहिम खत्म होने के बाद उम्मीदवार लोगों के बीच पहुंचकर आखिरी कोशिश कर रहे हैं। रियासत में चंद्रशेखर राव की कयादत वाली केसीआर और कांग्रेस इत्तेहाद में शामिल टीडीपी, सीपीआई और इलाकाई जमातों में अहम मुकाबला है, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और बीजेपी, जो पूरी तशहीर के दौरान एक दूसरे को निशाना बनाते रहे। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ने 5 रियासतों में वोटिंग के लिए अलग अलग तारीखों का ऐलान किया था, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम में वोटिंग का काम पूरा हो चुका है। आखिरी दौर में कल राजस्थान और तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे। हालांकि सभी रियासतों की गिनती एक साथ 11 दिसंबर को ही होगी। पूरे स्टेट में इलेक्शन पोल डे है। हैदराबाद शहर में इसकी तैयारी पिछले 2 महीने से चल रही है। हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स, एडिशनल सीपी, जॉइंट सीपी, डीसीपी पिछले 2 महीने से सभी एक्सरसाइज, फाइनलाइजेशन ऑफ प्रीवियस केसेस, अरेस्ट ऑफ अक्यूज्ड जिनके खिलाफ एनबीडब्ल्यूज हैं, सीजर ऑफ कैश, फ्लैग मार्च, पेटी केसेस, ये सब का सिलसिला चला और अभी तक लगभग 27 करोड़ रुपए की सीजर हुई है। इसके अलावा 2 करोड़ 50 लाख रुपए के गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट का भी सीजर हुआ है। बहुत जगह गुटखा, गांजा, ये लोग इसका भी सीजर हुआ है। जहां तक नॉन बेलेबल वारंट का सवाल है, सिटी में लगभग 2500 एनबीडब्ल्यूज का एग्जीक्यूशन हुआ है वारंट, और 4000 से ज़्यादा राउडी शीटर, हिस्ट्री शीटर और दूसरे जो क्रिमिनल हैं जिनके ऊपर शरारत करने का इल्ज़ाम रहता है, उनको बाइंडिंग ओवर भी किया गया है सिक्योरिटी सेक्शन के तहत। मुझे पूरा यकीन है पोलिंग के समय लार्ज नंबर में सभी पब्लिक लोग आएंगे। और आप चैनलों के तरफ से एक गुजारिश है पब्लिक को, खास करके उन बच्चों को जो नए बच्चे जो 18 साल से बड़े के एज में हैं, जिनको नया एपिक कार्ड इशू हुआ है पिछले 3 सालों में, वो लोग ज़रूर आकर वोट करें। आपके हाथ में आपके स्टेट का फ्यूचर है। उसको मजबूत बनाना, उसको डेवलप करना, ये आपके हाथ में है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हैदराबाद में मौजूद है हमारे नुमाइंदे मीर अली बाकरी। उनका रुख करेंगे यहाँ पर। मीर अली, किस किस्म की तैयारियां की गई है, खासतौर से हिफाजती इंतजामात के लेकर अगर हम बात करें तो किस किस्म की तैयारियां हैं हैदराबाद में वोटिंग को लेकर? हैदराबाद में कल 7 दिसंबर को वोटिंग होने की है। इसमें काफी अच्छी तैयारियां पुलिस की तरफ से की गई हैं, जिसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस आज पर्सनली 1 माह के अंदर 7 से 8 फ्लैग मार्च किए। पूरे हैदराबाद में काफी कड़ा बंदोबस्त किया गया, नाकाबंदी किया गया, ताकि अफरा से लोग यहाँ ना आ सके। और जो इनमें जो पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं उसको लेकर भी काफी अच्छा रिजल्ट आया है। 27 करोड़ से ज्यादा पैसे चीज हुए, सोना है, चांदी है। और इन्होंने इस बार काफी ज्यादा कंपनीज भी हैदराबाद में होती है। 24 कंपनीज को उन्होंने उतारा है। सीआरपीएफ, रेगुलेटर फोर्स, आर्म रिजर्व, सेंट्रल रिजर्व, दीगर पुलिस को यहाँ पर कंपनी को उतारा है। क्विक रिएक्शन टीम, स्क्वाड टीम, बहुत अच्छी तरीके से पैमाने पे जो यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त किया गया है। लेकिन सिर्फ बोगस वोट को रोकना है जो इनका काम नहीं है। लेकिन बोगस वोट से यहाँ की जो आवाम परेशान है, तो हाईकोर्ट ने भी एक पिटीशन डाला गया था कि हाईकोर्ट को लेकर, तो हाईकोर्ट में 7 लाख बोगस वोट है हैदराबाद पार्लियामेंट्री में, उसकी अपील तो की गई थी, वो भी रद्द हो गई। बस ऑपोजिशन पार्टी इसी को लेकर नाराज है कि बोगस वोट रोका जाए। पर पुलिस ने 100 यार्ड के बूथ के आगे वहां पर लोग ठहर सकते हैं, लेकिन आपके अगर कोई पार्टी वजह से जो जिसको स्लिप नहीं मिली उनको दे सकते हैं, लेकिन 100 यार्ड के बाद मोबाइल आपको बूथ में नहीं ले जाना दिया जाएगा।
आपकी चेकिंग होगी और वहां पर बूथ कैप्चरिंग हो या रिटिंग हो। इस बार ऐसी उम्मीद नहीं लगती या बोगस वोट हो, इस बार नहीं लगती कि ऐसा कुछ होगा जी। पुलिस से बंदोबस्त किए गए, हर पोलिंग बूथ के पास हर कंपनी का आदमी वहां पर होगा जी। सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। मीर अली, आपने बताया सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। कितने ऐसे पोलिंग सेंटर्स हैं जिन्हें हसास करार दिया गया है? वहां पर क्या इजाफी इंतजाम हैं हिफाजत के लिए? जहाँ पर सेंसिटिव एरियाज है, हाइपर सेंसिटिव एरियाज है, जैसे पुराना शहर है, वेस्ट जोन है, ईस्ट जोन के कुछ मलक से हल्का है जहाँ पर कल एक अमैन के मरकज पर हमला हुआ है। इसी तरह जहाँ पर सेंसिटिव, और देखिए 2 जगहों को डिवाइड कर, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक है सेंसिटिव एरिया, एक हाइपर सेंसिटिव एरिया। जहाँ पर पिछले इलेक्शन में गड़बड़ी हुई थी वहां पर एक्स्ट्रा फोर्सेस है, और जहां पर हाइपर सेंसिटिव एरिया है जो आज 6 दिसंबर के मौके पर जो पुलिस डिप्लॉय की गई थी उसी को रखा जाएगा। लेकिन जहां पर हाइपर सेंसिटिव एरिया है वहां पर एक्स्ट्रा फोर्सेस डाल दिए जाएंगे। कमिश्नर ने यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जहां पर हाइपर सेंसिटिव एरिया है वहां पर एक्स्ट्रा फोर्सेस डाली जाएगी। और आवाम से खास तौर पर बारहा उन्होंने अपील की है कि आप लोग वोट डालें, और ऐसा कुछ भी वाकया आपको दिख रहा है और जहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है उनके पर्सनल फोन नंबर पर व्हाट्सएप किया जाए ताकि वो तुरंत एक्शन लिए जी। ये पहली बार ऐसा किसी कमिश्नर ने कहा है। तो इसका मतलब ये है कि पुलिस काफी संजीदा है कल के इलेक्शन को लेकर। जी, संजीदा हैं तमाम लोग इस इंतखाबात को लेकर। मीर अली, एक और अहम सवाल का जवाब यहाँ आपसे जानना चाहते हैं। पहले के इंतखाबात में ईवीएम में गड़बड़ियां पाई गई थी, क्या इस बार ईवीएम में गड़बड़ी के कोई इम्कान नजर आते हैं, या फिर किसी पार्टी ने, किसी सियासी जमात ने ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर कोई शिकायत की हो? अभी जिस तरह से बाकी सूबों में कांग्रेस ने कहा है जगह जगह कि ईवीएम में गड़बड़ियों का अंदाजा है कांग्रेस को। जी हाँ, यहाँ पर मस्जिद बचाओ तहरीक के जो प्रेसिडेंट है फरतुल्लाह खान, उन्होंने बार बार ये कहते रहे हैं, अपील भी की है कमिश्नर ऑफ इंडिया से, तो इलेक्शन कमीशन को बार बार ये बोले हैं कि आप बायोमेट्रिक का सिस्टम ला दें, क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ पर जो जाकर याकुत्र में गड़बड़ी हुई है उन्होंने जो उनका अंदेशा था कोऑपरेटिव इलेक्शन में इंडिपेंडेंट ने खुला तौर पर कहा था कि मेरे घर के 40 वोट है, वो कहा गए मेरे को वोट नहीं पड़े, मैंने खुद को अपने आप वोट डाला और वहां पर 0 के साथ मेरा वोट कहाँ गया। ऐसे कई किस्म के जगह जगह से शिकायत हुई, अफलाक भी आए हैं। इस बार भी उनको ये उम्मीद है कि चूंकि मशीनरी है इसको हाईजैक भी किया जा सकता है। चलिए, बिल्कुल उम्मीद यही है कि अमन और सुकून के साथ ये इंतखाबात मुकम्मल हो जाए। बहुत शुक्रिया मीर अली, आप जुड़े हमारे साथ और हमारे नाजरीन तक आपने तमाम अहम जानकारियां पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी राफेल डील का मामला ठंडा भी नहीं हो पाया था कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे का मामला तेज हो गया है। मुबैना बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल को मुल्क लाने के बाद बीजेपी इसे कांग्रेस से जोड़ने लगी है। सीबीआई की गिरफ्त में मिशेल की पेशी के वक्त उसके वकील का कांग्रेस से जुड़े होने का मुद्दा लेकर आज बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा सामने आए और कांग्रेस पर मिशेल को बचाने का इल्जाम लगाया। हालांकि कांग्रेस उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की बात कह रही है। उनका कहना था कि यूपीए ने उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया था, इसलिए किसी तरह के रिश्ते का सवाल ही नहीं उठता। अलबत्ता बीजेपी मिशेल के साथ ये भी बताए कि मोदी सरकार राफेल की सच्चाई कब तक आवाम के सामने ला रही है। कि सारे कांग्रेस के वकील जैसे ही क्रिश्चियन मिशेल एक भगोड़ा, अ फ्यूजिटिव, वो जैसे ही भारत में लैंड करता है, तमाम कांग्रेस के वकील, कांग्रेस के बड़े लीडर उनके पीछे बचाने में लग जाते हैं। Isn't this too much of a coincidence? और देखिए, ये तो जो नाम है, इनको कांग्रेस पार्टी को लग रहा था हम सब देख नहीं पाएंगे, ये छोटे नाम प्रोजेक्ट करके बड़े चिदंबरम, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद इनके पीछे खड़े होते हैं। इतने बड़े लोगों के साथ ये प्रैक्टिस करते थे। आज ये गांधी परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या मैं पूछूंगा किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? हु इज द समबडी? माइकल, यूएई सरकार सीबीआई को ये केस दिए थे, अब उस वक्त ये ट्रांसफर करेंगे इंडिया के सीबीआई को।
मगर नरेंद्र मोदी जी जितना ये चॉपर में जितना इंटरेस्ट ले रहे हैं वीवीएफ चॉपर में, राफेल में क्यों नहीं लेते? वो राफेल में भी उतने ही करोड़ों का नुकसान हुआ, 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ राफेल में। ये राफेल कंपनी जिसको तजुर्बा नहीं है, जो प्लेन बनाने का तजुर्बा नहीं, उसको दे सकते हैं। इसके ऊपर भी बराबर का इंक्वायरी हुए तो नरेंद्र मोदी सही काम कर रहे हैं। सिर्फ अपोजिशन को नुक्ताचीन करने का, अपोजिशन को कम करने का ये जो चाल चल रहे हैं, ये चाल हर एक आदमी को समझ में आ गया। राफेल में क्यों आप पूरा इंक्वायरी नहीं कर रहे? राफेल के उसमें क्या कितना डील हुआ, कितना करोड़ों का स्कैम हुआ, वो आप तक नहीं बता रहे। इसमें भी तुम जितना इंटरेस्ट बता रहे, राफेल में भी बताना चाहिए। Congress has got nothing to do with the Augusta Westland scam. Congress party, when UPA was in power, we only had ordered for investigations, and then we had cancelled the contract. That shows that the Congress party and the UPA government was very serious about corruption and scams. We have acted and we have taken action also. Same thing has happened now. Even if he is appearing as a personal capacity, he should have taken permission of the party, because since he was an office bearer of Congress party, it was his bounden duty to take the permission of the Congress party before appearing for an accused. बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे। बीजेपी के नफरत आमेज बयानात के इल्जाम पर भड़के एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने पूछा है कि बीजेपी बुलंदशहर में पार्टी लीडरान के सहारे क्या करवाना चाहती है। यूपी हुकूमत पर असल मुलजिमों को बचाने का इल्जाम लगाते हुए ओवैसी ने बीजेपी पर नफरत का खेल खेलने की बात कही। वहीं इस मामले को लेकर जेडीएस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि बीजेपी समेत सखगीर हिंदू तंजीमों का प्लान काफी खतरनाक था, लेकिन एक जाबाज पुलिस इंस्पेक्टर की बहादुरी से एक बड़े सानेहा से मुल्क बच गया। हरारत आ जाएंगी, पुकारिए, नाम लीजिए, कोई बात नहीं, मगर मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जो यूपी बिहार के लोगों पे क्यों हमला कर रहे हैं आप? और आप बोल रहे हैं कि हम दंगा कर। अरे आपकी पार्टी यूपी बिहार के लोगों को मारती है, वो क्यों कर रहे? तो ये अपना पहले अपने गिरेबान में झांक लो। हाँ, तुमको जिंदा रहने के लिए ओवैसी का नाम लेना है तो लेते रहो, शायद तुम्हारे को कुछ जिंदगी में मजा आ जाए। ये किसी से भी छुपा नहीं है कि ये एक षड्यंत्र था, साजिश थी, और बीजेपी और आरएसएस से जुड़े संगठन के जिम्मेदार लोग, जैसा कि बताया गया है रिपोर्ट्स में, पुलिस की भी रिपोर्ट है कि वो बजरंग दल का जिला संयोजक था, वो मेन एक्यूज है उसमें, उसने एसएचओ को शूट किया है, ऐसा खबर है। तो मतलब आप जब सरकारी पार्टी के कार्यकर्ता कानून अपने हाथ में लेने लगेंगे तो यही होगा। आप देश को किस तरफ ले जा रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी और संघ जो है, भारतीय लोकतंत्र को, इंडियन डेमोक्रेसी को जो है मोबोक्रेसी की तरफ धकेलने का काम किया है। मारूफ दरगाह ख्वाजा बंदा नवाज के सज्जादा नशीर खुसरो हुसैनी को तालीमी खिदमात के लिए अवार्ड से नवाजा गया है। उनकी तालीमी खिदमात के एतराफ को देखते हुए सर सैयद अवेयरनेस फोरम ने मोहसिन मिल्लत अवार्ड से उन्हें सरफराज किया है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सर सैयद अवेयरनेस फोरम की जानिब से शाह खुसरो हुसैन को मोहसिन मिल्लत का अवार्ड दिया गया। जुनूबे हिंद के मारूफ दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज के सज्जादा नशीन खुसरो को यह अवार्ड तालीमी शोबे में बेहतर खदमात के लिए दिया गया। गुलबर्गा में यूनिवर्सिटी, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज समेत 25 इदारे चलाते हैं। पहले जैसा मैंने कहा है कि मैं इन
अलक़ाब का काबिल नहीं हूँ और मैं सिर्फ़ एक खिदमत खल्क़, मेरा एक जज्बा है, मैं उसी के तहत काम करता हूँ। मैं भी समझता हूँ कि काम करने वाले काम करते जाएं, न अलक़ाब को देखें न खिताबात को देखें, बस हमारा काम है काम करते जाएं, ख़ुद जो मिलना है मिलता जाता है। अल्लाह ताला वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा है, कुरान मजीद है। हमको यही कोशिश करना चाहिए, बस खिदमत करते रहें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुनाकिद इजलास में अवार्ड हासिल करने के बाद कर्नाटक पहुंचे खुसरो का जोरदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर शहर में यूनिवर्सिटी बनाई जानी चाहिए, क्योंकि आज नौजवान को सबसे ज्यादा जरूरत तालीम की है। सिर्फ तालीम ही ऐसी चीज़ है जो मुसलमानों को ऊपर लाएगी। अगर तालीम हासिल नहीं करेंगे, जहालत में रहेंगे, तो वो जो है ना आपको कभी ऊपर नहीं लाएगी। इसलिए हमको ज़रूरी है कि हम तालीम हासिल करें, और अब जब तालीम हासिल करते हैं ख़ुद ब खुद आप ऊपर आ जाते हैं, नज़रों में आ जाते हैं। तो इसमें हमारे लिए कोशिश है, और जो लोग इदारे क़ायम कर सकते हैं, तालीमी इदारे, वो करना चाहिए। मेरा ये एक ज़ाती मेरी राय है। अक़लियती तबके के लिए अलीगढ़ तालीम का एक बड़ा गहवारा माना जाता है, जो तालीमी शोबे में मुल्क की 10 यूनिवर्सिटी में अपना अहम मकाम बरकरार रखे हुए है। ऐसे हालात में सर सैयद अवेयरनेस फोरम की जानिब से मिलने वाले अवार्ड की अहमियत तो बन ही जाती है। जी सलाम के लिए बेंगलोर से शाहिद गाजी की रिपोर्ट। बाबरी मस्जिद एहनेदाम की 26वीं बरसी को लेकर मुल्क गिर पैमाने पर मुजाहिरा किया गया। दारुल हुकूमत दिल्ली समेत मुल्क के अलग अलग हिस्सों में इसे अपने अपने तरीके से मनाया गया। तमिलनाडु में जहां मुस्लिम तंजीमों ने इसे ब्लैक डे के तौर पर मनाया, तो हिंदू तंजीमों ने मुजाहिरा कर मंदिर बनाने पर जोर दिया। हालांकि सबसे ज्यादा खुलकर लेफ्ट तंजीमें सामने आई। इस मौके पर जहां सियासी तंजीमों ने मुल्क के आइन पर भरोसा कायम रखने का मुद्दा उठाया, तो मुस्लिम तंजीमों ने बाबरी मस्जिद शहीद करने वाले गुनहगारों पर जल्द कार्रवाई की मांग की। आज का दिन तो काला दिन है। आज ही के दिन 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसके जो संगठन है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस के लोगों ने किया था। आज कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, और आप देखते हो कि 4.5 साल के बाद 4.5 साल तक इसकी नींद नहीं खुली कि राम मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, उसके लिए क्या रास्ता निकाला जाए। यदि अभी साहब जब 2019 का चुनाव होने वाला है, ये पूरे देश में हंगामा करे राम मंदिर के नाम पर। राम मंदिर बनना चाहिए, किसी को भी विरोध नहीं, लेकिन उसके नाम पर हंगामा करके नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो सबको मानने के लिए तैयार है। संविधान हमारा है, जिस संविधान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको समान अधिकार है, और उस अधिकार के तहत सबको अपने धर्म के मानने का अधिकार है। That itself was a conspiracy. Why the Babri Masjid was demolished on 6th of December? Because BJP and RSS does not believe in the constitution of this country, and it is the death anniversary day of Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar, who is the chairman of the drafting committee of the constitution. So to humiliate Baba Saheb, they decided that particular day to violate and do not believe in the constitution. So 6th December is nothing. It is a special day that they don't believe in the constitution of this country. जो कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या की सरजमीन पर तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, और अभी तक किसी भी मुजरिमों को उस सिलसिले में कोई सज़ा नहीं दी गई है, और उसका केस ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है। तो हम लोगों की यही डिमांड है कि जिन लोगों ने मुल्क के आइन, मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की 6 दिसंबर को धज्जियाँ उड़ाईं और बाबरी मस्जिद को शहीद किया, जिसके कि नतीजे में हज़ारों लोगों का कत्लेआम भी हुआ, खरबों की
मुल्क की प्रॉपर्टी ज़ाय हुई और पूरी दुनिया में मुल्क को बदनामी उठानी पड़ी। लिहाजा जो लोग इसके लिए कसूरवार थे उन पर जो केसेस चल रहे हैं वो जल्द से जल्द उनके फैसले हों और जो सही मुजरिमीन हैं उनको सज़ा दी जाए। और जो बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक़ मिल्कियत का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसमें भी फ़ैसला हो, जिससे कि सही तौर पर ये बात दुनिया के सामने आ सके कि वो जगह किसकी है। इन्होंने 6 दिसंबर 92 को जो बड़ा क्राइम किया था उनको जो है जस्टिस के तहत लाया जाए। ये अभी हुनूस बाकी है। अगर सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन दे देता है इसका मतलब ये है कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ा था वो फ्री हो गए और डिमोलिशन बिकम द लॉफुल। ये कानून का एक हिस्सा हो जाएगा कि किसी आस्था के नाम पे कोई भी तोड़ दो, यहाँ कुछ होता नहीं है, फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करता रहेगा। तो हमारा डिमांड ये है कि प्रॉमिस जो किया गया है रिकंस्ट्रक्ट किया जाए बाबरी मस्जिद को। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों ने तोड़ा है उनको क़रार वाक़ई सज़ा दी जाए। ये 2 डिमांड के साथ हमने मेमोरेंडम में कमिश्नर के थ्रू प्रेसिडेंट को और प्राइम मिनिस्टर को भेजा है। इधर दिल्ली में भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जेरे बैनर आज जंतर मंतर पर बड़े पैमाने पर धरने का इनाकाद किया गया। एसडीपीआई के धरने का मकसद था कि बाबरी मस्जिद फिर से बनाई जाए और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो काबिल कबूल होगा। एसडीपीआई के चेयरमैन एन फैजी से खास बात की हमारे नुमाइंदे आसिफ इकबाल ने। बाबरी मस्जिद की नाम भूल गया है, अभी सिर्फ एक ही डिमांड है, राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनाना है। वो असल में अयोध्या में राम मंदिर बनाना एक इशू नहीं है, बल्कि बाबरी मस्जिद पहला इन्हिदाम किया है उसके बारे में अभी चर्चा नहीं। इसलिए हमारा मुतालबा ये है फिर बनेगी बाबरी मस्जिद, फिर बनेगी हिंदुस्तान। मतलब अगर बाबरी मस्जिद दोबारा तामीर नहीं किए तो हमारे संविधान के मुताबिक एक हिंदुस्तान कायम नहीं होगा। एजेंडा नहीं लगता है। असल में ये 4.5 साल बीजेपी ने नादूराम को याद करते थे। अभी उनकी हुकूमत की नाकामयाबियों को छुपाने के लिए अभी श्री राम को याद कर रहे हैं। आने वाले नस्लों को बाबरी मस्जिद के बारे में याद दिलाएंगे। ये जज्बा को जिंदा रखने के लिए हम कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। जज्बे को जिंदा रखने की बात कर रहे हैं ये देखिए साफ तौर पे ये आप देखिए कि ये एक पोस्टर है जो जिसको लेकर इन लोगों ने आज रिलीज किया और ये साफ तौर पे ये मांग कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे देखिए हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पे तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और आपको स्टेज पर भी दिखाना चाहेंगे बहुत सारे स्टेज और बहुत तैयारी थी इसकी। साफ तौर पे सिर्फ फैजी साहब नहीं जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं सभी ये कह रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद फिर से बने, फिर से रिबिल्ड हो और इसके लिए हम लोग आज यहाँ पे बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर इनके मांग को आगे किस तरीके से सरकार और सुप्रीम कोर्ट लेती है। कैमरामैन गौतम महतो के साथ आशिफ इकबाल, जी मीडिया। इसी के साथ सलाम दक्कन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए जी सलाम के साथ।